अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या 92 रोज से कैद 92 वर्ल्ड कप के कप्तान 92 रोज बाद होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख पर छाए खदशात के बादल उस वक्त हट गए जब 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया। इलेक्शन का इनेकाद 9 अगस्त को असम्बली तहलील होने के ठीक 180 रोज बाद होगा। अदालत उज़्मा के फैसले के साथ ही ये लाहासिल बहस भी खत्म हो गई कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार किसका था। माज़ी करीब में जो कहते रहे कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता, अब वो भी निगाहें नीची करके सर तस्लीम खम कर चुके हैं। उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर, आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दी, तो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? अबूरी सदर होते हुए उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करें। आज से ठीक 92 दिन बाद इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। 92 का जिक्र मेरे कप्तान के बगैर खाली खाली सा महसूस होता है। दिलचस्प बात यह है कि अडियाला जेल में कैद मेरे कप्तान की गिरफ्तारी को भी 92 रोज हो चुके हैं। आने वाले 92 दिनों में जहां तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की गहमा गहमी में मसरूफ होंगी, वहीं मेरे कप्तान अडियाला जेल से बाहर आने की कोशिशों में मसरूफ होंगे। आइंदा 92 रोज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर कुछ कहना क़बल वक्त है। सियासी माहिरीन तो पेशगोई कर रहे हैं कि 92 रोज बाद अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में मेरे कप्तान के बगैर भी उतरी तो वो मुखालिफ सियासी जमातों के लिए तरन वाला साबित नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, अगर सिर्फ फील्ड ही मिल गई तो कप्तान की अदम मौजूदगी में भी मुल्तान के गद्दी नशीन या गुजरात के चौधरी तहरीक इंसाफ का झंडा थामकर अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर हैरान कुन नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने साबका इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है कि क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। मरियम औरंगजेब के बयान पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मैदान में है और जीत भी रही है। सवाल तो उनसे पूछें जो बल्दियाती इलेक्शन और नवंबर में आम इंतखाबात से भाग रहे थे। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं, आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। एक जानिब पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख मिलने पर खुश दिखाई दे रही है तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसाक डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहती है तो उनकी ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। गुज़िश्ता रोज अपने टीवी इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि इस मरतबा नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से फड्डा नहीं होगा। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते बल्कि उनसे फड्डा किया जाता है। इस मरतबा मियां साहब का फिर पड्डा नहीं आएगा। वो नहीं करते पटा, उनके साथ पटा किया जाता है। 62(1)(f है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में ये एक आइटम है। ये नहीं लिखा कि लाइफ टाइम, ये उस वक्त के जज साहबान ने ये फैसला किया कि ये लाइफ टाइम है। इसाक डार ने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी गुफ्तगू की और इस बात का इंकशाफ किया कि पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने उनकी पार्टी में वापसी के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी गालिबन किसी मजबूरी के बायस पार्टी में वापस नहीं आए। मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी खलफशार अपनी जगह, लेकिन उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज मॉडल टाउन में पार्टी के साबिक टिकट होल्डर से बात की। आज ही की खबर आई है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हो चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान भी आज राब्ता हुआ। नवाज शरीफ आने वाले दिनों में मानसेरा भी जाएंगे। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जहां मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम शुरू ही चौथे गेर के साथ हुई है, वहीं मुस्लिम लीग नून की बड़ी हरीफ जमात तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस तो एक तरफ, रैली निकालने की इजाजत भी नहीं मिल रही। कराची से पेशावर तक अदालती फैसलों के बरक्स तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती मशीनरी यकसा सलूक रवा रखे हुए है। जहां तहरीक इंसाफ की क़यादत साने 9 मई के बाद मंजर आम से गायब है, वहीं मंजर आम पर रहने वालों को भी अब जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।
अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अपनी सियासत पर इब्हाम है तो उसे कैद तन्हाई में रखकर सोचने का भरपूर मौका दिया जा रहा है। आईपीपी क्या समझती है, फवाद साहब उनके साथ हैं या नहीं है? तो उन्होंने हमारे साथ यकीनन रवाबत भी है, पार्टी के साथ उस तरह से वो खड़े नजर नहीं आ रहे। हमारे एंड पे तो क्लैरिटी थी तो हमने को वहाँ बुला के ज्वाइनिंग करवाई थी। तो जब तक उनके एंड पे क्लैरिटी नहीं होती कि वो एक अभाम है जिसका दूर होना जरूरी है। नाज़रीन, इंतखाबी बिगल तो बच चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। बाकी रही तहरीक इंसाफ तो वो अभी तक अपनी किस्मत के फैसले की मुंतज़िर है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों की मुमकिना पॉलिसियों के हवाले से हम 12 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते के बाकायदा तस्दीक कर दी है। क्या यह कहा जा सकता है कि अब दोनों सियासी पार्टियों की तनकीदी तोपें खामोश हो जाएंगी? सवाल नंबर 2, बिलावल भुट्टो ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार थी, लेकिन कोई और नवंबर में जनरल इलेक्शन से भाग रहा था। बिलावल भुट्टो का इशारा किसकी तरफ है? सवाल नंबर 3, पीपल्स पार्टी एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है तो दूसरी तरफ 8 फरवरी के इलेक्शन में जीत के दावे कर रही है। एक तरफ शिकवा, दूसरी तरफ दावा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के अंदर ही वाज़ेह तज़ाद नहीं है? सवाल नंबर 4, अगर हुकूमती इंतजामिया तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम चलाने से रोकती है, ऐसी सूरत में इलेक्शन हो भी जाएं तो क्या उनकी शफाफियत को तस्लीम कर दिया जाएगा? सवाल नंबर 5, आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन मुहिम की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या इलेक्शन 2024 में तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी? सवाल नंबर 6, क्या IPP और PTI पार्लियामेंटेरियंस जैसी नौज़ायदा सियासी पार्टियां किसी बड़ी सियासी पार्टी के सहारे के बगैर आइंदा इंतखाबात में मुतासरकुन कारकर्दगी दिखा सकेंगी? सवाल नंबर 7, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अगर इंतखाबी इत्तेहाद होता है तो क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब की वज़ारत आला का ताज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सर पर सजाने के लिए तैयार होगी? सवाल नंबर 8, गुज़िश्ता रोज़ एक TV इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से फड्डा नहीं किया। नवाज शरीफ कभी फड्डा नहीं करते, लेकिन उनसे फड्डा किया जाता है। इसाक डार का दावा मुल्क के सियासी तारीख के तनाजुर में कितना दुरुस्त है? सवाल नंबर 9, माजी में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन एक्ट में तरामीम की बुनियाद पर आइन में दिए सदर के इख्तियार पर भी सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइन में दिए गए सदर के इख्तियारात को तस्लीम किया। अब इसाक डार ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। इसाक डार के इस दावे को कानूनी तौर पर दुरुस्त कहा जा सकता है? सवाल नंबर 10, मुस्लिम लीग नून ने आज सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला शुरू किया है। क्या नवाज शरीफ सियासी मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ से भी राब्ता करेंगे? सवाल नंबर 11, क्या मुस्लिम लीग नून सियासी उफक पर अपनी सोलो फ्लाइट की कामयाबी के आसार देखते ही पुराने इत्तेहादियों के साथ बेवफाई पर उतर आई है? सवाल नंबर 12, क्या आने वाले 92 दिनों में मेरे कप्तान को 92 के वर्ल्ड कप की तरह गैर मुतवक्के खुशखबरी मिल सकती है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुराद राज साहब। डॉक्टर मुराद राज साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो गिरफ्तारियों का सिलसिला एकदम दोबारा शुरू हो गया है। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ साथ असद कैसर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, और हवा ये कहती है कि दबाव इस बात का है कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाइए, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और आपका नाम भी लिया जाता है कि आपके मसाइल भी जैसे ही आपने पार्टी ज्वाइन की सारे हल होना शुरू हो गए। क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, एक तो मैं काफ़ी दफ़ा ये क्लैरिटी दे चुका हूँ और अब दोबारा फिर ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो ये समझता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी या इस्तेकाम पाकिस्तान आपने ज्वाइन कर ली तो आपके ऊपर से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा नाम अभी भी पर्चों में है, मैं शामिल तफ्तीश हूँ, मेरा नाम ECL के ऊपर है, आई कैन नॉट ट्रैवल, सब चीज़ें उधर की उधर ही हैं, मगर हम शामिल तफ्तीश हुए हैं। इसलिए ये कहना कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या आप IPP ज्वाइन कर लें तो आपके ऊपर से बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। सो वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। जो प्रोसेस में नहीं है या वो भागे में हैं या जेल में। सो इसलिए, और जेल में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि इन जगहों पे मौजूद थे। मैं इनमें मौजूद नहीं था, ना मैं कोर कमांडर के घर के बाहर था, ना मैं किसी और इस तरह की जगह पे था। मैं लिबर्टी तक था, लिबर्टी से मैं वापस चला गया था। सो जिन लोगों जो ये समझ रहे हैं कि जी आप ज्वाइन कर लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ऐसी कोई बात नहीं।
आपने फरमाया कि वो लोग गिरफ्तार हैं या उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है जो वहां पे मौजूद थे। इज दैट करेक्ट? यही कहा ना आपने? देखिए, जो मोस्टली लीडर्स मुझे अभी तक पता लगा है जो अंदर हैं, तो जिस तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जिस तरह आप देख लें मियां महमूद रशीद हैं या डॉक्टर यास्मीन हैं या एजाज चौधरी हैं या इस तरह के जो हैं, वो ऑब्वियसली वहाँ मौजूद थे, तो दैट्स वाई उनको प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से। व्हाट अबाउट फरूख हबीब? कर रही हैं, मुझे नहीं पता फरूख हबीब कहाँ पे थे, आई हैव नो आइडिया। फरूख हबीब पहले तो लापता हुए, उसके बाद आपकी पार्टी में शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे नहीं, मैं 9th में की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी 9th में की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब सारे मसाइल उनके हल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, फरूख हबीब किस जगह पे थे, सिर्फ वो सड़क पे थे या कहीं और थे या किसी गवर्नमेंट की जगह पे थे या आर्मी की जगह पे थे, ये मुझे नहीं पता। इसकी इतनी डिटेल्स का मुझे पता नहीं कि फरूख कहाँ पे था। अंदलीप अब्बास कहाँ थी? आई हैव नो आइडिया। अंदलीप अब्बास कोर मैं कमांडर आपको हाउस के बाहर एग्जांपल दी क्योंकि 2-3 लोग मेरे उनके साथ। मुराद साहब, मैं कह रहा हूँ अंदलीप अब्बास साहिबा कोर कमांडर हाउस के बाहर थी, वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, फिर आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क हर। मुझे उस बात का नहीं पता। गिव मी वन नेम जो आईपीपी में शामिल हो और गिरफ्तार हो। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी इज नॉट इन आईपीपी। हमारे साथ ही ज्वाइन की थी उसने। नहीं सर, उन्होंने नहीं ज्वाइन की। आपकी पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है। ओन चौधरी साहब ने आज से 1 महीना पहले मुझे खुद फोन करके कहा था कि मंसूर साहब अपने वीलॉग में बात करें कि फवाद चौधरी आईपीपी में नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने चला दिया। अच्छा, ज्वाइन तो उसने हमारे साथ ही की थी, आपको याद है? उसकी तो एक्चुअली डिडंट जॉइन, ही वाज जस्ट सिटिंग देयर इन द डिनर। और उसके बाद वो आज तक कभी भी आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना डिनर नहीं था। नहीं, व्हाटएवर इट वाज, मैं वो ही इज नेवर रिप्रेजेंटेड योर पार्टी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से 2 सीटें लेफ्ट में बैठा हुआ था। नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, कभी भी नहीं की उन्होंने। ये फवाद चले, मैं आपको इसकी और गवाही देता हूं कि मेरी फवाद चौधरी साहब से आज से 1 महीना पहले उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे कहा मैं आईपीपी में नहीं हूं। मैंने घर से बाहर निकल के ओन चौधरी को फोन किया, मैंने कहा जी ये आईपीपी में है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। दोनों साइड्स ने कह दिया नहीं है, तो फिर मैं या आप उनको आईपीपी में किस तरह शामिल करें? कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो करना भी नहीं चाहता। मैं तो वैसे कह रहा हूं क्योंकि वो लेफ्ट पे मेरे बैठा हुआ था, इसलिए। अच्छा, चलें, लेट्स मूव अहेड। ताड़ साहब, ये जो कुछ भी सर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 92 दिन तकरीबन रह गए हैं इंतखाबात में, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या क्लैरिटी रहती है, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इन इलेक्शंस के हवाले से? मुझे तो ये भी नहीं पता, कैन आई क्वेश्चन दिस और नॉट, वरना पता नहीं मुझे कोई कानूनी नोटिस ना आ जाए इस बात के ऊपर। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, देखिए बात ये है ना, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को, एक कोई टेररिस्ट को जिसने कार्रवाइयां की हो मुख्तलिफ किस्म की, क्या इलेक्शन की एलिबाई लेके छोड़ा जा सकता है? क्या जब इलेक्शन होते हैं तो अगर कोई रेपिस्ट कहे जी मैंने इलेक्शन में खड़े होना है, लाहौर की सीट जो है वो NA 124 से, तो क्या जेल अथॉरिटीज उसको इस बुनियाद पे छोड़ देंगी कि ये रेपिस्ट है मगर चलें यार इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं? बात ये, एक मुजरिम है, आदि मुजरिम है, साइफर का इतना बड़ा केस है, उसने पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान। मैं ताड़ से मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ सर, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। बाकियों की कर लेते हैं। बाकी भी आप देख लेना। मुझे आप बताइए कि इस वक्त जो लोग 9 मई में मुलविस थे जी, या जिन लोगों ने इवन फवाद चौधरी के ऊपर जो केसेस हैं अदालतों में सामना करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये केस माफ कर दें, इलेक्शन के बाद चला लें। हमें तो चले फिर भी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, नाजायज केस बनाए गए, डे टू डे ट्रायल करके इलेक्शन से पहले फारिग किया गया, वो तो खिंच तरू के किया गया था। यहाँ पे तो इतने मुद्दे मौजूद हैं, इतने बड़े केस मौजूद हैं। तो ये फवाद चौधरी के ऊपर इल्जाम है जी 50 लाख रुपए रिश्वत ली है इन्होंने, ये इल्जाम है। ये बड़ा केस है आपकी नजर में? फवाद ले सकता है, फवाद ले सकता है, फवाद कुछ भी कर सकता है। फवाद 50 लाख रुपए रिश्वत ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। मेरी फवाद की ना फैमिली से पिछले कोई 40 साल के ताल्लुकात हैं। अच्छा। और मैं उसके बहुत अच्छे लोग थे।
मगर इसने ना सिर्फ फैमिली का नाम डबोया, ये इतनी इतनी छोटी छोटी हरकतों में मुलव्वस रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कोई बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है, बंदे की जबान होती है। एक ऐसा शख्स जो उसी जबान से यूसुफ गिलानी का तर्जमान था, फिर उसके बाद वो तर्जमान बना मुशर्रफ का, मतलब मुशर्रफ के बाद फिर पीपल्स पार्टी के तर्जमान बन गए, और जिस पार्टी में जाते हैं उतनी ही लंबी जबान से उनको डिफेंड करते हैं। फवाद की ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मॉरल अथॉरिटी, और एक करप्ट आदमी। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की नहीं। तो जेन्युइन केस हुआ है, गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है इनकी? जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इस बात को, और ये लेट हुई है, बहुत पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी सर आपने गुफ्तगू सुनी, ये एग्जाम्पल तारड़ साहब ने दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जनाब कोई रेपिस्ट हो या टेररिस्ट हो तो क्या इलेक्शंस की खातिर उसको छोड़ दें। तो सर इस तरह तो फिर 9 मई के हवाले से आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। तो आने वाले दिन तो है वो लग नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। कानून के इन केसेस का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। जरा मैं वैसे ही हंसा हूं, जरा नोट रखिएगा, तारीखी तौर पर नोट कर लिया सर, नोट कर लिया आपने। अब मैं जवाब देता हूँ आपको। जी जी। आपको पता है नवाज शरीफ इस वक्त 2 केसों में सजा याफ्ता है, एडमिटेडली। या मैं तारीख तो करा दूं आपको। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, इलेक्शन लड़ा। वसीम अख्तर साहब थे, इलेक्शन लड़ा। बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, और मैं आज आइन और कानून की एक नई इंटरप्रिटेशन सुन रहा हूं कि आपके खिलाफ पर्चा हो और आप जेल में हो और आप इलेक्शन। अच्छा, ये मैं चैलेंज करने लगा हूं, छोड़नी पड़ेगी, सियासत छोड़नी पड़ेगी। अब कौन सा आइन का प्रोविजन है, ये कौन सी आइन की प्रोविजन है, आर्टिकल कौन सा आइन का आर्टिकल है 62, 63, कौन सा ऐसा प्रोविजन है कि जिसमें लिखा हो कि आपके खिलाफ पर्चा हो, आप जेल में हो और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। दुख का मकाम है हमें, हम एक झूठ बोलते हैं, मिठाई से झूठ बोलते हैं। आज़ाद साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल 100% लड़ सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह सुनेगा, मैं उसकी वजह एक बुनियादी बता दूं आपको। साइफर की बात हो रही है, हाँ, लेकिन इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाअहली हुई है, सजा हुई थी उन्हें 3 साल की, हाँ, और उसकी सस्पेंशन हमने फाइल कर दी है, और वो अपील की हद तक भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो कहना, वो महल इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो अपना दुख होता है आर्टिकल 62 और 63 है, तो बार बार, और मैं बार बार कहता हूँ, उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, सराइकी में, इन सब जुबानों के अंदर आईने पाकिस्तान 1973 हर एक को दे दें ताकि उन्हें समझ आ जाए। अब आते हैं अगली बात की तरफ, वो बहुत जरूरी बात करनी है। मुराद रास की तो जुबान ही साथ नहीं देती, हमारा भाई किसी दौर में, लेकिन अफसोस का मकाम है कि इंसान को ना इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि कल यानी पब्लिकली जो है ना सोसाइटल वैल्यूज डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। जो बात है ना उमर सरफराज चीमा, रिकॉर्ड की बात है, छोड़े मेरा क्लास फेलो है वो, आई नो हिम वेरी वेल, गवर्नर पंजाब था, वो कहाँ था? और ये जो कहना, ये जो मेरिट बना देना कि जनाब जो वहां पर मौजूद थे सिर्फ वही हैं। जनाब आला आज चैलेंज कबूल कर लें, ये भी मुराद राज साहब भी, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें अक्सरियत जो है वो वहां नहीं थी, वो किसी और कमाल की बात है। अच्छा, हमें बता रहे हैं कि जनाब ये शामिल तफ्तीश हुए हैं। कितने लोग हैं जो शामिल तफ्तीश हुए हैं और वो जेल से बाहर है? एक एक केस में अभी तक तो उन खवातीन की जो 9 मई के हवाले से अगर कहीं दूर भी थी, अगर कोई लिबर्टी यानी मिसाल के तौर पर आपके पास इतनी मिसालें मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहबा की आपने सवाल उठाया, जवाब नहीं है। बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना। नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के हमें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि मैं मुस्कुराया इस सिस्टम पे हूँ। आपको याद होगा जब मैंने माफी मांगी थी, मैं इस निजाम पे हंसा था और मैं खिलखिला के हंस रहा हूँ। मुझे शर्म महसूस हो रही है, घिन आ रही है इस निजाम के साथ कि खुदारा हम डिफेंड करते फिर रहे हैं इस निजाम को। तो हमें देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और मैं वक्त से पहले बता दूं इन सब के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं साथ देगी इनका। और आप बड़े बड़े लीडर, सियासी लीडर देखिएगा, उस कद काट के इलेक्शन तो करीब आ रहे हैं, मैं वो बताऊंगा कि उस इलेक्शन के फैसले के अंदर क्या इबाहम है। मुझे मैं आता हूं सर, मैं दोबारा आता हूं। ये मुराद साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, MQM के साथ बातचीत कर रही है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को कोई फोन आया है मुस्लिम लीग नून का या नहीं आया? मुझे तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई फ़ोन आया या कोई हम फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे।
इंतखाबी निशान है, अपना हमारा मंशूर है, हम वहाँ से आगे चलेंगे और फिर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्या बनता है। मेरे ख्याल से जो बारी बारी बात भी हो रही है कि लेवल नहीं एक चीज प्लीज गो अहेड कि बारी बारी बात हो रही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन आ गए हैं, सब अपना अपना जोर लगाएं और जो भी बेहतर लोगों को कन्विंस कर सकेगा वो जीत जाएगा और जाके मुल्क को आगे चलाएं हम, बजाय कि एक जगह मुल्क को फंसाया हुआ है इस वक्त। वुड यू वांट टू सी इमरान खान आउटसाइड? ये अजहर साहब कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वुड यू वांट टू सी हिम आउटसाइड? देखिए ये मेरे चाहने या ना चाहने पे नहीं है। अगर वो बाहर आके इलेक्शन लड़ते हैं उनकी मर्जी है, वो अंदर रह के इलेक्शन लड़ते हैं वो उनकी मर्जी है। नहीं, जो भी कोर्ट उनको अलाउ करता है, जो भी रूल्स उनको अलाउ करता है, मेरा उसमें चाहना या ना चाहना हैज नथिंग टू डू विद इट। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के एक्चुअली रहनुमा हैं हाशिम डोगर साहब, ही हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चाहता हूं आप जरा एक दफा सुनिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सुनिए नाज़रीन, हाशिम डोगर साहब क्या फरमा रहे हैं प्लीज। पीटीआई बैलेट पे तो होगी ना? आई डोंट नो, मुझे कुछ उनके बारे में श्योर नहीं है। बैलेट पे होंगे तो कौन लोग होंगे, अगर पीटीआई वाले कोई आएंगे तो उसके साथ ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस यही होंगे कि फिर हमारे वोट तकसीम होंगे। आईपीपी को तो ये सूट करेगा ना, फिर पीटीआई ना वो बैलेट पे बिल्कुल करेगा सूट। जी मुराद साहब वो फरमाते हैं कि जनाब अगर पीटीआई मैदान में हुई तो आईपीपी के वोट को काटेगी। ये मेजर कंसर्न है आपकी पार्टी का कि अगर बल्ले के ऊपर बल्ला बैलेट के ऊपर बल्ला हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, आई थिंक मंसूर ये उनका एक पर्सनल था पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट थिंक ये पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल भी नहीं, मगर मेरे ख्याल से उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ लोग समझते हैं कि नुकसान होगा, कुछ लोग समझते हैं नहीं होगा। आई मीन वो तो जब इलेक्शन आएंगे और रिजल्ट आएंगे और सब चीजें होंगी, कैंपेन चलेगी, सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर आपका मेन कंपेटिटर कौन होगा? प्रॉब्ली पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी एंड तहरीक इंसाफ, ऑल थ्री। अच्छा, एंड यू थिंक कि तहरीक इंसाफ होगी बैलेट के ऊपर? अभी तक तो यही लग रहा है। उस दिन उन्होंने भी कहा है, इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि बल्ला होगा बैलेट के ऊपर। सो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है मेरे ख्याल से। ओके तारड़ साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी। इससे काम है आप मुझे पता लगा आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कॉल गई है आप लोगों की तरफ से और वो उनके वक्त को बुलाया गया है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। वहां से बलूचिस्तान से भी लोग इंक्लूड हो रहे हैं, नून लीग के अंदर सारा कुछ हो रहा है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ काम बनेगा? क्योंकि आपने मेरे ख्याल में एक जगह पे जिक्र भी हुआ, सना बुच्चा साहिबा ने ये ट्वीट किया कि जी सीट एडजस्टमेंट्स तय हो गई हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे। इसको जरा काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। पहले तो अजहर सदीक साहब गालिबन गवाल मंडी में या गड़ी शाहू में या शादमान में या मजंग में बैठ के मेरा ख्याल है मेरे से मुखातिब थे। पाकिस्तान आ गए हुए ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मियां साहब के साथ आ रहा हूँ, टिकट भी भेजी थी, तो मैं इनको पाकिस्तान आने पर वेलकम करता हूँ। ये आ गए हैं भाई। अच्छा नहीं, बट कहा था ना कि 21 के आसपास में आ जाऊंगा, तो आज तो मंसूर साहब अगला महीना हो गया है, 6 तारीख होगी। अच्छा चले कोई बात नहीं, वो नहीं आए उनकी मर्जी है, वो कोई आना चाहता है मुल्क में, कोई नहीं आना चाहता, किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता मुल्क में आने के लिए, मगर बड़े बड़े चैलेंज नहीं करने चाहिए। आपका सवाल मेरे से ये था कि क्या कोई जेल में रहे ये फेयर है कि नहीं फेयर है, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने कतई नहीं कहा कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है नहीं लड़ सकता। एक बात क्लियर है, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है वो तोशाखाना के अंदर, और अभी उन पे मुतअद्दिद केसेस चल रहे हैं, उनकी वो क्वालिफाइड है कि नहीं है आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड इवन आफ्टर सेंटेंस सस्पेंशन द डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन्स। ये देखने वाली बात है और वो मेरा नहीं ख्याल लड़ सकते हैं। बाकी चैलेंज आप जो मर्जी किए जाएं, आखिरी चैलेंज वापस आने का था, वो महीना बदल गया है मगर अजहर सदीक नहीं बदले, उत्थे बैठे जिथे बैठा है। अच्छा जी, अगली बात जो आप आईपीपी की कर रहे हैं, देखिए आईपीपी में मैं आईपीपी को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। इनके पास अच्छे लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अक्सर नाम लेता हूँ, फैसल जबाना झंग से या आपके साहिवाल से नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट्स हैं। तो आगे जाके इलेक्शन के करीब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंतखाबी इत्तेहाद होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी, बिल्कुल ये बहुत कबल वक्त है, मगर हाँ ऑब्वियसली कुछ सीटों के हवाले से शायद कोई बातचीत चल पड़े, आई एम नॉट श्योर, मगर अभी इसको खारिज इम्कान भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत कबल वक्त है, नजदीक आके कुछ पता लगेगा। मगर मैं इनकी पूरी हम रिस्पेक्ट करते हैं और इनके पास अच्छी कुछ सीटों पे अच्छे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो इसको आगे जाके देखना पड़ेगा। वे ये जो मीठी मीठी गुफ्तगू है ना, यही इस बात के असरात देती है आप दोनों के दरमियान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी
और नून लीग में भी मैं तो कि PPP की जितनी बात नहीं जितना करता। वेनम पीटीआई के अगेंस्ट निकलता है आप दोनों का, वो एक दूसरे के लिए नहीं, मेरा तो पीटीआई के या किसी के भी अगेंस्ट देखें, मेरे ख्याल से मंसूर जी मंसूर टाइम आ गया है कि बस करें जरा, वो वाली सियासत काफी नहीं हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, ये लड़ के गाली गलौज सब कुछ काफी नहीं हो गया। 15 साल गुजार दिए इसी के अंदर। सो इसलिए इनफ इज इनफ। मुल्क के हालात देखें, लोगों के हालात देखें, और मुल्क तबाही के रास्ते पे हुआ है बिल्कुल रमा। सो लेट्स फिक्स द कंट्री, और जो इकट्ठे बैठने सब मिल के इकट्ठे बैठे और कोई फैसला करें कि इस मुल्क का करना क्या है। Absolutely. आम आदमी तो रोज पे सी जा रहा है, हम अपनी लड़ाइयां ही नहीं खत्म कर सक रहे हैं। वेरी वेल सेड। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मेरे ख्याल में मैं इसी के साथ एक यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद अजहर साहब के पास जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। भाई बस कर दें लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ मिल के बैठे। अजहर साहब के बारे में तारड़ साहब ने फरमाया कि वापस आ चुके होंगे शायद, और यहाँ पे ग्वाल मंडी से अनारकली से बात कर रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल अभी वापस आए। पूछते हैं अजहर साहब से इस चैलेंज के बारे में भी, और जो नया चैलेंज कर रहे हैं उसके बारे में भी। एक ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर साहब, प्यार मोहब्बत कितनी खुशी के साथ जो है ये लोग सारे चल रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, नहीं भी बनते कम से कम निगोशिएशंस हो रही हैं। सर कितना अच्छा माहौल बन रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की ब्रेक से पहले। 15 साल हो चुके हैं, 15 साल तक ऐसी सियासत ही करते रहे, एक दूसरे से लड़ने की, ये चोर है, ये डाकू है। सर इज़न्ट इट हाई टाइम के तहरीक इंसाफ भी अपना तर्ज सियासत तब्दील करे? मंसूर साहब, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात के ऊपर। आपने 15 साल का है, मुराद राज साहब ने 40 साल हो गए सर। एक मिसाके जमहूरियत बना था, छांगा मांगा की सियासत होती थी। क्या छांगा मांगा की सियासत वापस नहीं आ गई? क्या वही एतराजात के हवाले से जो बात अब की जा रही है बुशरा बीबी साहबा के बारे में या बाकी लोगों के बारे में, क्या क्या बातें कही गई हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। हम सिर्फ एक सियासी जमात को आप एक्यूज करने की बात करते हैं। पाकिस्तानी तारीख में, पूरी दुनिया की तारीख में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों के साथ हो रहा है, कम से कम कौम से माफी चाहिए। थोड़ा सा एहसास तो होना चाहिए एक सियासतदान को, एक जमहूरी सियासत। अगर जमहूरियत पर यकीन हो तो वजह है कि जो अब दोनों सियासी जमातें जो है ना, वो हर एक को पता है या मार्शल की पैदावार है या पार्शल की पैदावार है। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। सॉरी दोबारा एक मिनट, क्या फरमाया आपने? या मार्शल लॉ की पैदावार है या पार्शल लॉ की पैदावार? पार्शल लॉ की, बिल्कुल ऑफ कोर्स, उसमें क्या डाउट है? ये व्हाट डू यू मीन बाय पार्शल लॉ? पार्शल लॉ मीन हाफ मार्शल लॉ। अच्छा, हाफ मार्शल। अच्छा, यस। और तरीके, और अजहर साहब तहरीक इंसाफ जो है वो एक हकीकी जमहूरी जमात है जिसमें आज तक कभी किसी ऐसे अंसर ने कोई रोल अदा नहीं किया। अच्छा, मैं मंसूर साहब, चले मैं इस बात का भी जवाब देता, चूंकि आप सियासत में हैं और आपको सियासत से मैं कितने सियासत सर, मैं कितने जाओ जानते हैं 21 साल जद्दोजहद है पाकिस्तान में, और अभी तहरीक इस्तेहकाम अभी 4-8 दिन पैदा ही हुए और इतनी बड़ी नजरियाती जमात पड़ गई, जलसे जुलूस हो गए। सर मैं तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। चलें इसी तरह इस तरह कर लेते हैं अजहर साहब, इस तरह कर लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी उसी वतन से निकल रही है जहां से तहरीक इंसाफ निकली थी। इस तरह कर लें सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसकी तारीख बता देता हूँ आपको। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ निकली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के वतन से नहीं पैदा हुई है, और ये डरने की क्या बात है इन लोगों को? जरा मैं बता रहा हूँ आपको। इमरान खान साहब की हुकूमत आई जनाब अगस्त 2018 में। ठीक है। आपके प्रोग्राम में अप्रैल 2019। अच्छा, ये अगर उनके सर पर आई थी तो अप्रैल 2019 में साजिश शुरू हो गई थी, और उसके बाद मुझे तो बहुत सी चीजें पता है। जो कुछ हुआ है मुझे बताएं, आज तक जो कुछ हुआ है कंपैरिजन करके देख लीजिएगा मार्शल के दौर के में भी कि जो कुछ ही हो रहा है। अजहर साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एंड द नेक्स्ट वर्ड्स दैट यू विल से मैं उसको बड़े ऑनरेबल तरीके से एक्सेप्ट करूंगा। और मुराद राज साहब ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने इनकी गवाही डलवा देनी बीच में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहें कि 30 अक्टूबर 2011 से लेके जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट बनी है, तो इस सारे अरसे के दौरान एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था तहरीक इंसाफ को परवान चढ़ाने में। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देखिए मंसूर भाई, पाकिस्तानी 70 साल सियासत में
कब एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं रहा, मुझे इतना बता मुझे दीजिएगा। पता था आप सच बोलेंगे। नहीं सर, मैं बात खत्म हो गई। तो सर मेरी एक बात सुनिएगा, पर दुख और अफसोस का मकाम है इन सियासतदानों ने सीखा ही कुछ नहीं। और सर और गल्ला छाड़ दियो, वो नहीं, ये पहले इस फैक्ट के ऊपर बात करें ना अजहर साहब, पहले डायलॉग्स बनाने बड़े आसान है सर, पहले इस फैक्ट पे बात करें। एक्सेप्ट दिस फैक्ट अजहर साहब, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, हम इसके आगे गाड़ी लेके चलेंगे, पहले एक्सेप्ट दिस फैक्ट। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं एस्टैब्लिशमेंट के एक रोल की बात कर रहा हूँ, रोल किस हद तक क्या है, कितना रोल है, वो हम सब ने देख लिया। अब तो आंखें बंद करके कोई रह नहीं सकता, और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का वो रोल जो है ना गली मोहल्ले में ले आए हैं। ये कभी आज तक हुआ नहीं तारीखी तौर पर। वोट को इज्जत दो का बयानिया लगाने वाले आज वोट लहराते फिर रहे हैं, वोट के आगे पीछे, बूट के आगे पीछे फिर रहे हैं। ये रिकॉर्ड के समझ में आने वाली बातें हैं सारी। सर मैं जब ना तहरीके इंसाफ के 2018 के अंदर किस कैंडिडेट को टिकट मिलना है, यहां तक एस्टैब्लिशमेंट का रोल था या नहीं था अजहर साहब? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई रोल नहीं था। सर मैं इस बात मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूं, आपको याद है आरटीएस क्यों बैठा था? ख्वाजा आसिफ, अगर वाकई एस्टैब्लिशमेंट का इस हद तक रोल था तो फिर ना आरटीएस बैठता, मेजोरिटी की सीटें आती। आज भी देखे ना, आज भी क्या हो रहा है, खुदारा यार देखिए, हमें यहाँ से निकलना है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल ये किन्होंने निकालना है? इन सियासतदानों ने। इमरान खान ने प्लेटफॉर्म दे दिया उनको, क्या है निकालें इसको, रोल को खत्म करें। मैं डॉक्टर साहब की गवाही ले लेता हूँ सर, मैं डॉक्टर साहब की गवाही ले लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं जो बात कर रहा हूँ, चले ना आप ज्यादा डेप्थ में ना जाइएगा, बस सिर्फ बता दीजिए कि मैं सही तरफ इशारा कर रहा हूँ या मेरा इशारा गलत है। डॉक्टर साहब सर मैं क्या जवाब दूं, वो तो अजहर साहब ने खुद ही कह दिया कि हमेशा रोल रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसको नहीं पता है। सो इसलिए आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। सो इसलिए, और आपने जो टिकटों की बात की ना, ये मुझे लेटली बल्कि किसी ने बड़ी क्लैरिटी से आके 18 की टिकटों का भी वो बता रहे थे क्या हुआ, क्योंकि जो भी इस दफ़ा भी टिकटों में हुआ वो भी सबको पता लगा, मगर 18 की टिकटों की भी बड़ी बात हो रही थी। तो आपने जो बात की आई थिंक वो बहुत क्लैरिटी में है। सो इसलिए आई मीन तो डॉक्टर साहब ये तहरीके इंसाफ के बारे में अजहर साहब से जो बात हो रही थी, क्या मुमकिन है कि किसी तरह तहरीके इंसाफ को भी इस फोल्ड में ले लिया जाए जहां पे दीगर सियासी जमातें एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रही हैं, या आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी अपने नजरिए को तब्दील नहीं करेंगे? देखिए बात नजरिए की नहीं है, कभी अपने से आगे निकल के मुल्क का भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना कि जी मैं वजीर आजम क्यों नहीं हूं। बात जरा आगे लेके चले, क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं हम बैठे पहले, क्यों नहीं पिछले दिसंबर में बैठे जब इलेक्शन की तारीख मिल रही थी, क्यों ये फैसले लिए जा रहे थे अगेंस्ट ऑल थिंग्स। आई मीन जब आपके साथ सब बैठने के लिए तैयार थे, आप क्यों नहीं बैठे? अभी भी मौका है कि सबके साथ बैठे, मुल्क का सोचें। ये ना सोचे कि मैं सोचूं मैंने मिनिस्टर बनना है, तारड़ साहब समझे जी कि उन्होंने मिनिस्टर बनना है इसलिए मैं मुल्क का नहीं सोचना, अजहर साहब कहें जी मेरी लॉ फर्म बंद हो जाएगी अगर मैंने ये बातें ना की। इन चीजों से हमें मेरे ख्याल से आगे निकलना चाहिए। I mean, हर एक को अपनी फिक्र है। I think we should stop worrying about ourselves first and let's think about the country for once. Well said. हर बंदे को अपनी, हर पार्टी को अपनी पड़ी हुई थी कि बस कर दे। I mean, मुल्क जहां पहुंच गया बस कर दे। Let's get together और निकालें, कोई हल निकालें मुल्क के लिए। ताड़ साहब wanted to say, एक मिनट, ताड़ साहब खत्म ही नहीं होती। ताड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ताड़ साहब what did you say? मैं कहूंगा कि एक दहशतगर्द जमात जो ये कहती हो कि क्योंकि टीटीपी ने भी जीएचक्यू पे हमला किया था तो हमने भी हमला कर दिया, शोधा की यादगारों को मस्मार करते हो। अभी दूर की बात नहीं है ना मंसूर साहब, ये मियां वाली एयरबेस पे जो हुआ, ट्रेनिंग एयरबेस है, जहाज होते नहीं वहां पे, उस हमले के ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया। रात हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको गालियां दी गई हैं वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, बाज नहीं आ रहे। और मोहित पीरजादा साहब जहां भी हैं उनके आप कमेंट सुने। ये लोग अब स्टेट को तबाह करना चाहते हैं, ठीक। ये यहाँ पे अनार्की चाहते हैं। किसी दहशतगर्द से, किसी शर पसंद से बातचीत नहीं हो सकती। सियासी जमातों से हो सकती है, मगर तरीके इंसाफ ने 9 मई को जो रेड लाइन क्रॉस की वो थमने को नहीं आ रहा मामला। ये आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। 9 मई से पहले वो सियासी जमात थे, 9 मई के बाद वो एक दहशतगर्द जमात है। तो बाकी सबसे बात हो सकती है, तरीके इंसाफ से माजरत के साथ नहीं हो सकती। अजहर साहब ये तो बाकी इस सोच मंसूर, एक बात मंसूर मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक पॉइंट। मैं सिर्फ प्लीज, थैंक यू मंसूर, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूं। लोग समझते हैं जी आपने पार्टी बदल ली तो आपका नजरिया बदल गया।
जिस चीज के लिए सियासत ज्वाइन की थी, जिस कॉज के पीछे की थी, कॉज तो वही है कि पाकिस्तान की कोई बेहतरी की जाए, लोगों की बेहतरी की जाए। आप पार्टी चेंज करने से अपना नजरिया तो नहीं बदल लेते ना। ठीक है। सो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी, ओह आपने पार्टी चेंज कर ली तो पता नहीं क्यामत का समा बन गया। सो इसलिए यू आर स्टिल द सेम पर्सन। आप एक चीज देख देख के, गलत फैसले देख देख के, यू गेट टायर्ड ऑफ इट कि यार कितने और गलत फैसले हमने बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक। पहली दफा हमें जिंदगी में हुकूमत मिलती है 15 साल में, बुजदार हमें मिलता है। जिस तरह बुजदार के साथ हमने टाइम गुजारा है, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। अच्छा मुराद साहब, इसलिए आप तो कैबिनेट में थे, बड़ा एक बना हुआ है। आप तो कैबिनेट में थे मुराद साहब। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर था। जिस तरह हमने उसके साथ टाइम गुजारा है, जिस तरह 3 साल इस आदमी के साथ, मुझे पता है ना। आप जरा कैबिनेट से कभी एनीवेज। अब नहीं, वैसे आपने ना अब ये जख्म कुरेद दिया है। आप लोग कभी गए थे खान साहब के पास कहने के लिए कि खान साहब खुदा के लिए मतलब बदल दें, बस करें? क्या रिस्पॉन्स होता था? मैं आपको बताऊं मंसूर, एग्जैक्टली जब 2.5 साल गुजरे ना जी, तो खान साहब की एक हमेशा से आदत थी कि जी मुझे टाइम पे तुमने पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हें पता था। अच्छा। जब 2.5 साल हुकूमत हो गई ना, मैंने कहा इससे पहले 5 साल के बाद मैं जाके बताऊं तो खान ने कहना है जी कि मुराद जब तुम्हें पता लगा तुमने तब क्यों नहीं बताया। हाँ। मैं 2.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया, मीटिंग हुई आधे घंटे की, मैं फेस टू फेस बैठा हुआ था, खान साहब लिखी जा रहे थे, मैं हर बात बता रहा था। एंड आधे घंटे के बाद मैं उठा, मैंने कहा जी कि ये है सारी बातचीत। मैंने कहा जी जो भी आपको कह रहा है ना कि ये रहेगा तो आप रहेंगे तो हम रहेंगे, मैंने कहा जी अगर ये रहेगा ना तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। सो इसलिए ये अब आप फैसला आपका है। अच्छा, वैसे मैं उठा और उठ के चला गया। मुराद साहब, ये जो आपने बात कही कि लोग कहते हैं कि जी ये रहेगा तो आप रहेंगे, हम समझते थे ये मजाक है। ये एक्चुअली पार्टी के अंदर डिस्कस होता था कि उस्मान बुज़दार रहेगा तो इमरान खान रहेगा? नहीं, मैंने भी ये बात सुनी थी ना, ऑब्वियसली सब तरफ से आपको ये बात सुनाई देती थी, मीडिया से भी, हर जगह से भी। तो मैंने कहा ये भी अगर जो कोई बात कर रहा है ना जी कि अगर ये रहेगा तो आप रहेंगे तो हम रहेंगे, मैंने कहा अगर ये रहेगा तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, जो इस बंदे ने हालत कर दी है पंजाब। अजहर साहब, ये सर बहुत ज्यादा, ये देखें, ये जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो मियाँ वाली जो एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मैंने चंद ट्वीट्स देखी, यकीन कीजिए बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक दो जगहों के ऊपर जो प्रो पीटीआई अकाउंट्स थे उन्होंने यहां तक लिखा कि ये होता है हमला, 9 मई को जो कुछ हुआ वो फौजी तंसीबात पे हमला नहीं था, इसको हमला कहते हैं। सर अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस बात की कि गलत हुआ है 9 मई को जो कुछ भी हुआ है। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं अपना मंसूर भाई, एक तो टाइम मुझे पूरा दीजिएगा, मैंने 2 जवाब बहुत जरूरी देने हैं। एक तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैंने जो माफी मांगी थी, माजरत की थी, वो जरा पूरी जरूर चलाइएगा ताकि जरा जहन रोशन हो जाए। और उसी में मैंने कहा था कि पाकिस्तान में अभी मैं जाती मशरूफियत की वजह से अभी नहीं आ रहा। और मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन में, अगले इलेक्शन से पहले मैं वोट डालने के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद होऊंगा। लेकिन वो है ना कि डर और खौफ शायद मेरा इतना है, लोगों को पाकिस्तान से बाहर बैठे भी 90 दिन के इलेक्शन में इतना कुछ काम कर लिया है ना। और मैंने ये भी कहा था सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। अब मैं आता हूँ दूसरी बात। सर तारड़ साहब थे उस प्रोग्राम में, सर आपके साथ ही थे जब आपने कहा। लेकिन याददाश्त कमजोर है ना, बादाम शदाम खाना चाहिए इंसान को, जरा बेहती रहती है। अब आते हैं, अब मुझे अब टाइम पूरा देना। जी जी जी। पहली बात है ना, मैं बड़ा अब आपने मुराद राज साहब ने इस बात के ऊपर एक मोहर जब्त कर दी, ये भी सुना करते थे ना, इन्होंने कभी खुद कभी मीटिंग के अंदर ना किसी जगह। और अगर मान लें उस्मान बुज़दार बहुत करप्ट आदमी था, सर कितने केस अभी तक करप्शन के आगे उनके खिलाफ, कितने केसों में सजाएं हो गई? कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नालायक आदमी था, मैं तो करप्ट कह ही नहीं रहा हूं। अब सुन ले जरा अपना मंसूर साहब, ये सुन लीजिएगा, ये अजहर सिद्दीक नहीं कह रहा है इस बात को। तो अब इस बुनियाद के ऊपर कहें कि अगर जनाब नालायक आदमी था, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। अगर जनाब जहांगीर तरीन के बाद चीनी चोर के बयान लगते थे, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए, तो ये तो आज एक बात पॉलिसी जो है ना, ये ग्राउंड टू अर्थ हो गई है। इस बात को नालायकी हुकूमत उसकी वजह से गिराई गई है। मैं तो एक बात कर रहा हूं, अजहर साहब प्लीज मेरा पॉइंट जरा क्लियर हो लेने दें, मैं आपको बता दूं, आप जवाब पूरा दें। मैं अजहर साहब ये कह रहा हूं कि हमने एक स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल के बाद हम एक ऐसे आदमी को लगा देते हैं जिसका ना पार्टी के साथ ताल्लुक था, ना वो क्वालिफाइड था, वो उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा ही नहीं था, ना वो क्वालिफाइड था, ना उसका एजुकेशनल कोई सा बैकग्राउंड था, ना किसी चीज का कोई उसका बनता नहीं था।
उसका ये क्वालिफिकेशन थी कि उसके घर के अंदर बिजली नहीं है। अजहर साहब भाई अगर वो तहसील नाजिम रहा है, उसके घर में बिजली नहीं है, सबसे पहले तो उसको फेंडी पड़नी चाहिए। अजहर साहब अजहर साहब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, तहरीक इंसाफ प्लीज कम से कम ये तो सीख ले कि हमने जो गलतियां की हैं वो वाकई हमें नहीं करनी चाहिए। और आज बैठ के अजहर साहब उस्मान बुज़दार को ना डिफेंड कीजिएगा, बाकी मैं आपकी हर बात सुन लूंगा। उस्मान बुज़दार को ना डिफेंड कीजिएगा प्लीज। ना मैं उस्मान बुज़दार को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। मैं उस फैसले को डिफेंड कर रहा हूँ। वो जो फैसला लिया था, वो एक पार्टी ने फैसला लिया था। आज कोई आप आगे पीछे होते रहे, गुलाम हैदर वाई का आपको याद होगा तारीखी तौर पर। मैं किस किस के नाम लूं आपके सामने? यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लगता, फैसले गलत या सही होते रहते हैं, मगर ये नहीं है जो बातें जो सारी थी वो सारी साबित हो गई कि करप्शन सब एक ड्रामा था। यानी 2 साल हो गए अपना फराज शहजादी के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगते रहे, बुढ़ौल इल्जाम लगे, वो कितने केस सामने ले आए सारे यार। उसके बच्चों के ऊपर अपना पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, जनाब पीसीआर में नाम डाल दिया पढ़ के, ना कोई जदाद ना कोई बात करने वाली। उस्मान बुज़दार पे आपके मुताबिक करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है? वो जो ये जो फरा गोगी के हवाले से जो इल्जामात लगते हैं, जिसके ऊपर तारड़ साहब को नोटिस आया हुआ है, आपको पता है ये लफ्ज इस्तेमाल करने पे तारड़ साहब को नोटिस आया हुआ है? मैंने भेजा था। आपने भेजा? अच्छा, मुझे नहीं पता था आपने भेजा है। समझिएगा बात को, अपना बात को समझना है। पहली तो बात बड़े देखिए, हवाई बातें हम बहुत करते हैं, बड़ा कुछ ऐसा हो गया हेयर से हम उसको कहते हैं। अभी तक अंदाजा लगाएं कि जो करप्ट लोग थे ना, जो पीटीआई के साथ में नाम नहीं, मुराद राज के ऊपर ही बहुत से इल्जाम चले करते थे। इल्जाम मैंने ये नहीं कहा कि ये मुराद राज साहब के ऊपर कौन सा इल्जाम है सर? मुझे तो नहीं याद पड़ता। छोड़ देना, इल्जाम चलते रहे हैं, इल्जाम को छोड़ दें आप। मैं इल्जाम की सियासत नहीं करना चाहता, मैं बात रखना चाहता हूँ कि मैंने 10 अरब रुपए की करप्शन रोकी है, सो इसलिए। मुराद साहब देखिए, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। अब बात समझिएगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, और कमाल की बात है जो वो दूध में धुले हो गए, जिन पे इल्जाम थे, वो सारे जाकर इकट्ठे होकर बैठ गए। कोई एक केस अभी तक बता दे, यानी कोई एक केस करप्शन का बता दे, पिछले 2 सालों में जोर लगा लिया इन लोगों ने और कोई एक नहीं आया। तारड़ साहब, अच्छा मुझे टाइम की कमी, मुझे खत्म करने दे। अच्छा करें आप सर। दूसरी जो बात की ना कि जनाब मुज़ाकरात, मुझे पता है उन मुज़ाकरात का, यानी एक इलेक्शन की एक तारीख के लिए को बहुत लंबे मुज़ाकरात की जरूरत है। यानी मुल्की मामलात के लिए हम बैठ के खुदारा वो चुके वजह यह थी कि वो इलेक्शन ही कराना नहीं चाहते थे, ये हमें अच्छी तरह पता है। मुराद राज साहब कह रहे हैं दिसंबर में डेट मिल रही थी आपको सर, वो कह रहे हैं दिसंबर में डेट मिल रही थी, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? सवाल ही पैदा नहीं होता। आ जाए लेके कुरान मजीद रख लें सामने और बैठ करके रब को हाजिर नाज़िर जानकर। मुझे बहुत सी चीजों का पता है, मुझे बात खत्म कर लेने दे। रखे कुरान मजीद साहब, मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस साइड पे नहीं जाना चाहता सर। मुझे बात करने देना पूरी सर। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर तो वो इलेक्शन की एक डेट लेनी थी ना, मुल्की मामला था ना, तो उस पर आना चाहिए था, नहीं आए। वजह यानी जो ये बातें करते रहे कि सहमिया तहलील करें, जिस प्रोसेस से भी वो सहमिया तहलील हुई, इन्होंने कहा 2 सहमिया। अच्छा साहब, आप कह रहे हैं इलेक्शन की डेट कभी भी नहीं मिल रही थी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। खाली पैदा नहीं होता। एक मिनट ठहरे, इधर ही ठहरे सर, इधर ही ठहरे। तारड़ साहब, हाँ या ना में जवाब दे, डेट मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? 100% मिल रही थी। और देखें, इनको काफी मामलात का नहीं पता, ये हर बात में कुरान मजीद को मत लाएं, ये मजहब को मत मिक्स करें सियासत के साथ, झूठे दावे। मुराद साहब, डेट मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? अब बताएं इस पे, मैं कह रहा हूं क्या है मुराद साहब मिल रही थी डेट की नहीं? मुराद साहब को जवाब दें। मुराद साहब, जो पार्टी की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, बिल्कुल डेट मिल रही थी, मगर देर की थोड़ी मिल रही थी। वो जल्दी चाह रहे थे कि डेट जल्दी मिले, डेट थोड़ी सी देर की मिल रही थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस। क्या फर्क पड़ता था? आज अगर हम उस चीज की बात करें ना, तो इलेक्शन हो चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी। मैं उस डेट की बात कर रहा हूं कि जो डेट मिल रही थी ना, आज इलेक्शन हुए कुछ महीने हो चुके हैं। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आई विश मैं इस प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू कर सकता, बट टाइम की कमी की वजह से विल हैव टू रैप इट ओवर है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।